अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। जैसे जैसे कोई बीमारी का अलामत सिम्टम्स इसीलिए जाहिर होते हैं कि उसकी इलाज की जरूरत पड़ती है। वैसे डॉक्टर हकीम अलाउद्दीन ने जो चीज कहा इसको कहते अदम सुकून। अदम सुकून भी एक अलामत है अपने आप को सुकून में लेके जाने के लिए कहीं ना कहीं इस्लाह की तदबीर की जरूरत है, इसलिए हम हमारे अंदर एक अदम सुकून पैदा होते हैं, वरना हम हमेशा सुकून में ही रहते हैं। तो एक मत अच्छा है अदम सुकून, जो बेचैनी जिसको होता है, इसका मतलब खुद ये एक उस तरफ एक रुझान हो रही है। बहरहाल आज का टॉपिक ब्लड प्रेशर के ताल्लुक से, इसके दौर में लाइफस्टाइल डिजीज बोलो या समझो एक अलामत के तौर इतनी मतलब आप देखेंगे इनको एक 30-40% लोग के ऊपर जो एक 40-50 के बाद में ज्यादातर लोग हाइपरटेंसिव है। वाकई हाइपरटेंसिव या हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की बीमारी क्या इतना अहमियत है, या ये बीमारी है क्या, या अलामत है क्या, या साइन है क्या, ये सिम्टम है क्या, या वारिस है क्या, ये सब जाने बगैर हम लोग ने क्या कि हमने उसको अक्सर हम नामकरण कहते नाम दे दिया, तो उस वजह से हमने उसको जानने की कोशिश नहीं की। प्रेशर आप जानते होंगे कि अक्सर कुछ लोग पूछते सर ब्लड प्रेशर का नजरिया क्या है, माहियत क्या है, उसूल इलाज क्या है। तो मैं हमेशा प्रत्येक एक बार दो बार सवाल करो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट क्या है। ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट अगर आपकी नजरिया परफेक्ट है तो आपको परफेक्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हाइपर टेंशन जब हमारे दिमाग में आता है, हाइपर टेंशन की ट्रीटमेंट क्या, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते है इसको हाइपो में लेके जाए, यानी कोई ज्यादती है, कोई बड़ी हुई कैफियत है, तो जाहिर सी बात है ये एक हाइपर बीम है, जैसे हाइपर थायरॉइडिज्म है या हाइपरग्लाइसीमिया है या एपिलेप्सी है या एंग्जाइटी है, कोई चीज बॉडी में बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है हमारी छोटी अक्ल ये कहते कि 100% ये सफरा की बीमारी हो सकता है, तहरीक वाला। अगर हम यूनानी ट्रीटमेंट, यूनानी नजरिए जाने से पहले हम हकीकत में ये जानने की कोशिश करें कि व्हाट इज एग्जैक्टली हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन सीखने से पहले व्हाट इज ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन हमको सबको मालूम है, when the blood या liquid when the blood flow through an artery, एक आर्टरी के अंदर से जब ब्लड बहता है उसकी परपेंडिकुलर यानी उसकी दीवार के ऊपर होने वाली जो दबाव है, दबाव जिसको कहते हैं उसको कहते हैं कि ब्लड प्रेशर। ओके, वो ब्लड प्रेशर एक लफ्ज में नहीं बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर 100 है या 200 है। ब्लड प्रेशर कभी भी हम कहते हैं कि दो प्रेशर के नाम से जाना है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ये कि जब आपके या हमारी हार्ट जो कंस्ट्रिक्ट होता है वो टाइम का प्रेशर है। अब डायस्टोलिक प्रेशर वो दो पीठ के वक्फे में जो कल्ब जो आराम करते हैं उस टाइप का प्रेशर है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर अक्सर हम ब्रैकियल आर्टरी में प्रेशर देखता है। आजकल बीपी देखना मतलब हर आदमी को पहले जो प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन वो हम देखता है, तो सबसे पहले हम पेशेंट की बीपी देखता है। और जितने भी बीपी हम देखते हैं ज्यादातर बीपी के अंदर हमने आज के 50 के अबव देखेंगे तो थोड़ा बहुत हाइपरटेंशन होता है। तो ये नॉर्मल प्रेशर एक होता है 120/80, कभी आगे पीछे भी होता है, वो 110-170 भी होते हैं कुछ लोग को पैदाइशी तौर पे।
कुछ लोगों को पैदाइशी तौर पे 113 रहता है, इन बिटवीन वो लाइन में रहते, जो नीचे रहते उसको हम हाइपोटेंशन कहते, जो ऊपर रहते उसको हाइपरटेंशन कहते। अब जब ब्लड प्रेशर की बात करते तो हमारी ज्यादातर जिक्र हाइपरटेंशन के ताल्लुक से ही है। तो मैंने बताया कि ब्लड वेसल के अंदर से जब भागता है उस वजह से होने वाली दबाव का नाम है ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड एक क्लोज्ड सर्क्यूट के अंदर तकरीबन 450 लीटर ब्लड, 4.5 लीटर से लेके 5 लीटर तक की ब्लड एक क्लोज्ड सर्क्यूट में पंपिंग के जरिए बाहर जाता ही नहीं, उस वजह से इसकी बीपी मेंटेन रहते। कभी ब्लीडिंग वगैरह एक्सट्रीम होते तो कभी ब्लीडिंग एक्सट्रीम होने से बीपी कम हो जाता है। कभी भी हम बीमारी के बारे में पढ़ते मॉडर्न के अंदर, यूनानी में भी सबसे पहले उसको तारीफ, हाउ टू डिफाइन व्हाट इज एग्जैक्टली ब्लड प्रेशर, वो तो हमने कर दिया। फिर उसके अगर हम उसके बाद में हम पूछते हैं कि इसका कॉज क्या, सबब क्या। जितने की तमाम बीमारी के बारे में अक्सर हम कहते हैं कि ज्यादातर एथियोलॉजी अननोन रहता है। अब जो बीपी कोई वजह से नहीं बढ़ रहा उसको कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। अगर कोई खास वजह हमको मालूम पड़ रहा है उसकी किडनी की वजह से या उसकी कोई ट्यूमर की वजह से या दूसरी कोई वजूहत से अगर उसकी बीपी बढ़ रहा है या समझो, तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन, यानी कोई वजह मौजूद। और आज हमारे पास जो हाइपरटेंशन के नाम से जो पेशेंट आते हैं उसमें 95% लोग का भी हाइपरटेंशन प्राइमरी हाइपरटेंशन है, इसको बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसका कोई सबब नहीं मालूम। जिसका सबब आपको नहीं मालूम फिर आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अगर कई जगह पे फसाद हुआ, कोई झगड़ा हुआ किसी से, अगर आप झगड़े की सबब नहीं मालूम तो आप भी उनके साथ झगड़ा करना पड़ेंगे, उनको मार पीट के भगाना पड़ेंगे, फिर जब वक्त मिलेंगे, टाइम मिलेंगे, वापस उनकी झगड़ा शुरू करेंगे। या आप क्या करेंगे, मसल पावर के जरिए दो जन आपस में लड़ रहे हैं उसको अलहदा करेंगे, पकड़ के इधर उधर लेके जाएंगे या उसको डराएंगे, धमकाएंगे या पुलिस को बुलाएंगे या पब्लिक को बुला के उसको मार पीट के या वो हिसाब से उसको दोनों को भगा देंगे। ये है नॉर्मल तरीका मॉडर्न का। क्योंकि मॉडर्न का क्या, हमारा भी वही रहेंगे। जब आपको आपस में किस वजह से प्रॉब्लम हुआ, सुल्ह करना नहीं आता है, मुखालिफत की जगह उसके मुसालिहत कैसे करना है, वो मुसालियत की जगह हम भी मुखालिफत का काम करेंगे, मारपीट करके भगा देंगे। अब एसेंशियल हाइपरटेंशन आपको मालूम नहीं क्यों इसकी बीपी बढ़ रहे थे। छोटे से बच्चे आपसे एक सवाल कर रहे, सर आपको मालूम नहीं कि बीपी क्यों बढ़ रहे, तो आप इसका इलाज कैसे करेंगे? अगर किसी एक अच्छे तकवे वाले बच्चे भी अगर पूछे तो आप जवाब क्या देंगे? आपको नहीं मालूम बीपी कैसे बढ़ रहे, फिर आप बीपी की दवा कैसे दे रहे हैं? तो इस एसेंशियल हाइपरटेंशन की वजह से किसी को मालूम नहीं तो कभी कभी अच्छे कंसल्टेंट 3, 4, 5 दवा देता है, एसी ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स, वो ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ टेंशन की गोली भी दे देते हैं, कुछ लाइसिस भी दे देते हैं, कुछ कार्डियक का भी दवा, 5-6 दवा दे देते हैं। किस लिए देते वो? बीपी कम होने के लिए नहीं, बीपी की वजह से आगे जाके कुछ प्रॉब्लम तो ना हो जाए, ब्रेन में हिमरेज ना हो जाए, पैरालिसिस ना हो जाए, बीपी के लिए नहीं, बीपी से होने वाली प्रॉब्लम के लिए। अब एसेंशियल हाइपरटेंशन आपको नहीं मालूम क्यों हो रहा है, फिर आप कैसे इलाज करें? एक सवाल हुआ, सर पे है तलवार कैसे लटकी, कोई तकवा वाला आदमी ने पूछे, सर आपने तो इतने साल से मेरा बीपी का इलाज कर रहा है, आपको कुछ पता चला मेरा बीपी क्यों? अब पुराने जमाने में बीपी अपैरेटस का इस्तेमाल बहुत कम होता था, डॉक्टर भी कम होता था, अभी कंपाउंडर भी, हर आदमी अपने अपने घर में बीपी अपैरेटस बना के रखी, क्या नाम उसका, मेर्कुरी का भी है और इलेक्ट्रॉनिक का भी। तो अपने आपको सुबह शाम जैसे
खून चेक करते, सुबह चेक किया टेंशन आया, दोपहर में चेक किया टेंशन आया, 3 बार चेक करते दिन में शुगर और 3 बार टेंशन लेते। तो मैं उनको बोलते साल में 1 बार चेक करो, साल में 1 ही बार टेंशन आएंगे, साल में 1 ही बार शुगर आएंगे। सेम चीज आजकल सुबह 1 बार खाना खा के बीपी चेक करने वाले बहुत सारे पेशेंट को मुझे मालूम है, घर से निकलने के टाइम पे चेक करते, बीवी से बात करने के बाद या बात शुरू करने से पहले भी बीपी चेक कर। यार आजकल बहुत टेंशन चल रहा है, बीपी बढ़ते रहे। बीपी और टेंशन कोई हिसाब से कनेक्टेड नहीं। ये हम भी कभी कभी बोल देते हैं डॉक्टर, टेंशन की वजह से तुम्हारा टेंशन की वजह से अगर बीपी बढ़ता है तो बीपी का डेफिनेशन चेंज करना पड़ेगा। जो तारीफ हमने पढ़ा, व्हेन द ब्लड फ्लो थ्रू, टेंशन से अगर आपकी ब्लड फ्लो बढ़ रहे हैं तो फिर अच्छा है ना, हमेशा टेंशन लो तो ब्लड फ्लो हर जगह पहुंचेगी। टेंशन से ब्लड फ्लो थोड़ी बढ़ता है, आपकी बीट बढ़ सकती है, आपकी डर में थोड़ा बहुत बहने की जो रफ्तार से ज्यादा बार बार अगर डर से अगर हार्ट ज्यादा पंप कर रहा है, वो उसकी फास्ट होने से बीपी बढ़ना जरूरी नहीं। बीपी जब तक दबाव इस तरफ नहीं आता तभी बीपी नहीं बढ़ता है। तो वो बेसिकली आपको देखना है कि किसी का फोन है तो कट हो गया। तो बीपी सब लोग देखते हैं, इसलिए बहुत सारे बीपी की पेशेंट आ गए इस दुनिया में, वरना इतना बीपी की पेशेंट नहीं था। जैसे शुगर का चेकअप इतना बढ़ गया इसलिए इतना शुगर का मरीज हो गया। इसलिए मैं मजाक में कहते हैं ज्यादातर इमरजेंसी जहाँ अनवांटेड लेबोरेटरी सब रेस्ट्रिक्ट करो, सिर्फ अस्पताल में लेबोरेटरी रखो तो बीमारी भी कम हो। अब यहाँ हमने डेफिनेशन परफेक्ट जाने, उसकी सबक नहीं मालूम। 95% अच्छे लोग बीपी की दवा खाते, जिंदगी भर खाते रहोगे, जिंदगी भर छोड़ना नहीं। क्यों? तो ज्यादातर मैंने बीपी के लिए एक फॉर्मूला आजमाया, जो सर ये मैं छोड़ सकता है क्या? तो मैं पूछता हूँ कि इससे फायदा है क्या तुमको? नहीं, फायदा कुछ नहीं। बीपी कभी सर दुखता है, वो भी हमेशा आज मेरा चक्कर आता है बीपी बढ़ने से। ये एक मिथ है, एक वहम है। बीपी कम होने से चक्कर आते ज्यादातर, 70-60 के अगर डायस्टोलिक आ गया तो उठते बैठने में चक्कर आता है। बीपी बढ़ के सिस्टोलिक अगर समझो 200 के ऊपर गया या समझो सिस्टोलिक 100 के ऊपर गया, तभी भी पेशेंट इतना कभी उसको मालूम नहीं पड़ता, डॉक्टर चेक करने का उनको मालूम पड़ता है। गिडीनेस होते हैं कभी कभी, सर भारी होता है, वो भी बहुत ही समझो 5 to 10% लोग को, वरना जब तक डॉक्टर चेक नहीं करते उनको मालूम नहीं पड़ता बीपी है। सर बीपी, हाँ बहुत बीपी है। अब मेरे पास जब आते हैं पढ़ने के लिए बच्चे, सर हम लोग आप 130, 140, 250 तक जाने के बाद भी आप एकदम इतना कोल्ड रहता है, हमारे यहाँ तो डायरेक्ट आईसीयू में भेज देते। अब इतना बड़ा अगर इश्यू है तो इतना बड़ा सिम्टम्स भी होना चाहिए। तो मरीज का मेरे से पूछते सर बीपी की दवा बंद कर सकते हैं? तो मैं बोलता है आपका बीपी की दवा आप खुद बंद कर सकते, इसके लिए छोटा सा प्रयोग करना पड़ेगा। आपको किसने लिख के दिया गोली? तो बोले फलाने बड़ा डॉक्टर। बोले काम करो, कितने साल से खा रहे? तो 3 साल से करो। थोड़ा बीपी जब चेक करता तो बीपी हमेशा, कितने भी दवा दो, हकीकत आज से तुम आज के कोई भी बीपी का जो दवा देते चेक करके देखो, किसी की बीपी की दवा खाने के अंदर उसकी बीपी 120-80 में नहीं आते, वो इसमें भी नहीं आते, वो बीपी इसे रहते, थोड़ा बहुत सिस्टोलिक कम होते हैं, डायस्टोलिक बिल्कुल कमी नहीं होती। अब पेशेंट को मैं क्या कहते हैं, पेशेंट को बाबा तुम जिस डॉक्टर से दवा लिखवा के लेके मैं उसी से बंद करवा सकता हूँ। एक काम करो, जब तुम्हारे जो डॉक्टर के पास जाते 1 हफ्ता या 15 दिन बिल्कुल गोली की दवा मत खाओ, और तुम्हारा कंसल्टेंट के पास से जाके बोले सर मैं आपने जो दवा दिया मैं बराबर खा रहा था, सर जरा बीपी चेक कर ले। कोई डॉक्टर ऐसा करेंगे तो उसको 140, 90 या समझे 150, 95, 100 तक, हाँ छोटा सा है बीपी है, लेकिन मैं जो दवा दी वो चालू है ना, वो चालू है, तो उसको चलने दो, जबकि दवा नहीं खा रहा। 1 महीने के बाद तुम आज ये करा के देखना मरीज को बोल के, हम तो डॉक्टर है तो मरीज, ये मैं मरीज को ही बोलता हूँ, डॉक्टर को बोल के नहीं देता मैं ये आइडिया। फिर क्या करे, नेक्स्ट वीक दवा प्रॉपर खाने का, तो बोलना सर मैं थोड़ा बिजी था 15 दिन से दवा नहीं खाया, सर बीपी चेक करो सर, सेम बीपी रहेंगे
लेकिन वो डॉक्टर इतना चिल्लाएंगे, पागल है क्या, सेरिब्रल हिमोरेज होंगे, पैरालिसिस होंगे, घर पे पड़े रहेंगे और चिल्लाएंगे और 2-3 एक्स्ट्रा दवा और कैद डाल देंगे, जबकि वो दवा प्रॉपर खा के गया। डॉक्टर को बोला सर 1 महीने से दवा नहीं खाई, वही सेम बीपी वो टाइम पे भी रहता है। एक बड़ा साइकोलॉजी इसके पीछे। मैं ये कहने का मतलब ये नहीं कि तू बीपी की दवा मत खाओ, तुम्हारे दिमाग की आर्टरी फटने, तो ये नहीं बोल रहा। मैं एक चीज बता रहा आज के हिसाब से, वो एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ बीपी की इलाज में क्या है। अब आपको मालूम है एसेंशियल हाइपरटेंशन है, वो आप अगर ट्रीट कर भी रहे तो जितनी दवा अगर आपको मालूम है तो एक ही दवा देना चाहिए। नींद की गोली से नींद नहीं आ रहा तो 4-4 गोली क्यों दे रहे? तो आपको अगर प्रेशर कंट्रोल करना है तो एक ही दवा काफी, तो फिर लाइसिस दे रहे हैं, फिर ये तो सब कॉम्प्लिकेशन के लिए ज्यादा होता है। अब आपको इसकी प्रॉब्लम क्या है, सेरिब्रल हिमरेज हो सकता है, किडनी पे असर जोर पड़ सकता है, किडनी हो सकते हैं, सेरिब्रल हिमरेज यानी कार्डियक इश्यूज, 3-4 कॉम्प्लिकेशन की वजह से दुनिया प्रॉपर उसको दवा इस्तेमाल करते हैं। भले खाना नहीं खाएंगे लेकिन बीपी की दवा खाएंगे, क्योंकि या तो पैरालिसिस या अटैक या किडनी फेलियर, ये 3 चीज की वजह से वो दवा खाते। उसको बीपी से उनको कोई साइन एंड सिम्टम या कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहता। अब वो गुस्से से बीपी बढ़ना, टेंशन से बीपी, जैसे बोलते ना बाल गिर रहा है, बहुत टेंशन से बाल गिरते हैं। टेंशन से अगर बाल गिर रहा है तो फिर बाल का नजरिया पैथोफिजियोलॉजी चेंज करना पड़ना। जितना आप टेंशन लेंगे उतना आपका बाल गिरेंगे, या जितना आपका टेंशन कम लेंगे तो आपका बाल उतना उगेंगे, वो सब चेंज करना पड़ेगा फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। सेम बीपी को भी आपको बदलना पड़ेगा। तो ये आप देखते होंगे तो आपके पास मॉडर्न में जितना आप ट्रीटमेंट करते हैं बीपी मेंटेन रखता है। बीपी लो है, मैं अक्सर देखा बीपी लो होने में आदमी को ज्यादा तकलीफ देखा मैं, वो चक्कर आना, कहीं गिर पड़ना, ये सब होता है। हाइपरटेंशन कंट्रोल होने की वजह, हाइपरटेंशन में जब यूनानी में आएंगे तो उस बात में मैं भी मॉडर्न की बात कर रहा हूं। तो आपको दवा खा रहा हूं, उसी का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है ज्यादातर। जैसे हम एंजियोप्लास्टी करते या बाईपास करते, मारेगा नहीं, आज के बाद इंतकाल भी नहीं होगा। बस अगर आप 5 लाख इन्वेस्टमेंट किया तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ स्पैन नहीं बढ़ाएंगे। लाइफ स्पैन अगर बढ़ गया तो फिर अपना दीन और दीन की कंसेप्ट ही बदल गया। इजराइल को छुट्टी हो जाएगी फिर इजराइल का भी। वो एक चीज है कि आपकी क्वालिटी अगर बढ़ रहा है बाईपास से या एंजियोप्लास्टी से, देन इट्स अ साइंस। अगर आप मौत के डर से अगर बाईपास कर रहे हैं तो फिर आप 5 लाख जो इन्वेस्ट किया उसके आपका क्या फायदा है? आप जो एंटी एंजाइटी की गोली खाता है या टेंशन की गोली खाता है, वो हिसाब से आप 5 लाख के एक सर्जरी करके आप मुतमईन हो गया, दैट पार्ट इज परफेक्ट। वो भी ट्रीटमेंट है। अभी एंजियोप्लास्टी किया 2 सर मैं एंजियोप्लास्टी किया, अभी मैं बैक टू नॉर्मल, मेंटली मैं नॉर्मल, फिजिकली तो प्रॉब्लम था ही नहीं। जब चेक करने के बाद में मालूम पड़ा सेम चीज। जब आप ब्लड प्रेशर को बात करेंगे, ब्लड प्रेशर सिम्टोमेटिकली किसी को तकलीफ नहीं थे, बट इन केस कोई वैसोडायलेटर जैसी दवा आप खा रहे, जैसे कोई कार्डियोलॉजी में या कोई कुछ लोग जो एंजाइना वगैरह में जो वैसोडायलेटर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सरदर्द शुरू हो जाती है। वैसोडायलेटेशन अगर करके दिया थोड़ा बीपी कम हो सकता है, वैसोडायलेटर, क्योंकि वॉल्यूम स्पेस थोड़ा ज्यादा मिल गया तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम रिलेटिवली, यानी खून की वॉल्यूम कम नहीं हो, इसको हमने बढ़ाया वैसोडायलेटर के जरिए, एक तरीका। और लाइसिक्स जो देता है, जब कम डाययूरेसिस का इफेक्ट होता है तो आपकी ब्लड वॉल्यूम तो थोड़ा सा वाटर कंटेंट कम होने की उसकी वजह से बीपी थोड़ा कंट्रोल में। ये 2 इफेक्टिव मेथड है बीपी को कंट्रोल करने में मॉडर्न के हिसाब से। अब बाकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये हर पेशेंट के ऊपर असर नहीं करते, याद रखिए। मैं ये नहीं बोला ये सब कोई काम कर, ये हर पेशेंट के ऊपर ही काम नहीं करते। एक 10-20% लोग के ऊपर हाइपरटेंशन की दवा काम करती है। उसकी वजह मॉडर्न में नहीं, उसका दवा से, लेकिन हम यूनानी में उसका परफेक्टली दे सकते। अब यही है व्हाट इज हाइपरटेंशन, व्हाट इज टेंशन यानी प्रेशर, व्हाट इज, फिर हमने उसको तकसीम किया। नॉर्मल हाइपरटेंशन पे थोड़ा बढ़ गया तो मॉर्बिड हाइपरटेंशन, सेकेंडरी, प्राइमरी, उसका तो तकसीम भी किया। बहुत बड़ा इतना बेस्ट सिस्टोलिक 200 के ऊपर गया तो मॉर्बिड, या समझो सेकेंडरी, टर्शरी तकसीम किया। ट्रीटमेंट यही है, अलामत कुछ नहीं है।
कॉम्प्लिकेशन फ्यूचर में, राइट नो कॉम्प्लिकेशन नहीं, आगे जाके कुछ भी हो सकता है, राइट नो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। दिस इज ऑल अबाउट हाइपरटेंशन। आपको उसका कोई फंडा सीखने की जरूरत नहीं, और एमआर आपको सिखाएंगे क्या देने का, क्यों देना, कितने देना पर क्लास। when you come to यूनानी कंसेप्ट के जरिए जब आप बात करते कि हमारी बीपी का डेफिनेशन सेम है, बीमारी की डेफिनेशन बदलता नहीं है ना। अभी हम अंजेना व्हेन यू अब जो चलता फिरता है तो व्हेन यू गेट सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन द चेस्ट, वही चीज यूनानी में भी है ना कि यूनानी का डेफिनेशन मॉडर्न का डेफिनेशन अलग नहीं, नजरिया माहियत अलग रहेंगे। डेफिनेशन तो सबका एक ही, एपिलेप्सी से एपिलेप्सी, मॉडर्न में भी एपिलेप्सी, यूनानी में भी, मॉडर्न वाले में एपिलेप्सी, यूनानी में एपिलेप्सी नहीं, ऐसा थोड़ी सब एपिलेप्सी है, फिक्स है, तो सब बीमारी एक ही है। अब यूनानी में पुराने जमाने में बीपी देखने की कोई आला ही नहीं था। वो कभी ब्लड प्रेशर हाथ रख के तो हमको मालूम पड़ते नब्ज मुमतली भरा हुआ पल्स है, यानी एकदम वॉल्यूमेट्रिक, ऐसा पल्स ऐसा हाथ में लग रहा है, धूम धूम ऐसा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड नब्ज मुमतली, ऐसा एकदम जोर से पकड़। तो हकीम लोग अंदाजा लगाते इसकी खून के अंदर दबाव थोड़ा सा, उससे ज्यादा मालूमात नहीं, डायस्टोलिक सिस्टोलिक का कंसेप्ट ही नहीं, बस इतना मालूम दबाव खून में बढ़ चुकी है, रफ्तार नहीं, दबाव, फ्रीक्वेंसी नहीं, जो वेव लेंथ जिसको एक हिसाब से बोलते हैं, वेव लेंथ उसका ज्यादा बड़ा हो गया। अब यूनानी में इशारुद्दम ज़गतुद्दम से नाम से ज्यादा जगह पे उसका डिस्क्रिप्शन है ही नहीं। उसकी वजह क्या था कि वो टाइम पे आला ही नहीं था, वो टाइम पे इतना हाइपरटेंशन का पेशेंट भी नहीं था। अब वो एक वजह मैंने बताया कि इंस्ट्रूमेंट का ही नहीं था। अभी हर घर में इंस्ट्रूमेंट है, तो हर घर में बीपी तो आपको मिलेगा ही। यूनानी के इतिबार से उसकी माहियत कई जगह पे नहीं लिखी। हाइपरटेंशन फिशारुद्दम, बढ़ी हुई ब्लड प्रेशर का नाम है फिशारुद्दम बोल के उसकी तारीफ लिखी। इसके नीचे कुछ ये अगर इलाज नहीं किया तो कल भी अमराज होंगे किडनी में, सब मॉडर्न को कट पेस्ट कॉपी रख के इसको ट्रांसलेट करके लिखी। ऑथेंटिक किताब में जो ऑथेंटिक जो हमारे असातिज़ा जो लिखे थे, जैसे अबुलाबी हो, मंसूरी हो या कानून हो, ये सब चीज में बेसिकली इतना ज्यादा जिक्र फिशारुद्दम के ताल्लुक से नहीं है। अब बढ़ना जाहिर सी बात है, हम बोलते मैं बड़ा लॉजिक इंसान हूँ, वो फिशारुद्दम बढ़ने की चीज है, सफरा भी हो सकते हैं, तो घटने की कुछ दे डाल, मामला खत्म। ये नहीं है। हाइपरटेंशन का माहियत है, ये अमराज रुतूबी है, मॉडर्न के हिसाब से भी अमराज रुतूबी है। ये मॉडर्न वाले को भी एक हिसाब से हम बोल सकते भाई तुम तुम्हारे डेफिनेशन में ये ऐड कर डालो, ये अमराज मॉइस्ट या वेट या रुतूबी, खून की रुतूबत। कि जब आप खून की रुतूबत बोलेंगे तो यूनानी की कंसेप्ट में आ जाएंगे। खून के अंदर रुतूबत का बढ़ने से स्पेस कम हो पड़ रहा है, इसलिए दबाव पड़ रहा है। ये है सादा सीधा इनका डेफिनेशन। तो माहियत मर्ज क्या है? ये अमराज रुतूबी है। अगर आपने पूछा सर हाइपरटेंशन का क्या दवा है, तो आप उसको जवाब दो आपको मालूम है हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है? नहीं सर प्रेशर बढ़ गया तो उसको कम कर डालो बोलेंगे, ऐसा लॉजिकली सवाल देते। उसका सही ढंग से जवाब क्या है? हाइपरटेंशन का असर वो रुतूबत ही है, तो रुतूबत है तो रुतूबत को निकालो बॉडी से। वो कैसे निकालेंगे सर? इस्तिफ्राग करो, डायरेटिक दो, लैक्सेटिव दो, पसीना आन दो, या वाटर टेंशन को बढ़ने वाली जितनी चीजें नमकियात वगैरह उसको कम करो। ये तो डॉक्टर भी कहते कि नमक कम करो। अब नमक कम करो, मॉडर्न डॉक्टर भी बोलते हैं, लोग यूनानी डॉक्टर नमक क्यों कम करना सर? पूछते नमक से बीपी से क्या संबंध है? नमक और बीपी का संबंध है यूनानी की नजरिया। जो बोलते हैं जो नमक खाए वो पानी पीता है, जो नमकीन चीज खा के देखो बाद में पानी पीते हैं, जो नमक की डब्बा उठा के देखो किचन में हमेशा के ऊपर रुतूबत जमा हो रही है। क्योंकि सोडियम जो है वो हमेशा पानी के साथ दोस्ती में रहता है, वो हमेशा उसको पानी चाहिए, सोडियम। तो जितना आप नमक खाएंगे उतनी आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन बढ़ेगा, यानी पेशाब कम निकलेगा।
तो पेशाब जब कम निकलेंगे तो आपकी ब्लड वॉल्यूम बढ़ेंगे, प्रेशर बढ़ेंगे। ये यूनानी नजरिया है एक्चुअली, ये आयुर्वेदिक वाले भी, सॉरी मॉडर्न वाले भी कॉपी करता है। अब कोई भी फर्स्ट एड के तौर पे कोई थोड़ा सा अगर बॉर्डर लाइन बीपी है तो डॉक्टर बोला दवा मत खाओ, थोड़ा फूड कंट्रोल करो। क्या कंट्रोल करो? वो नमकियत कम। और कुछ लोग डॉक्टर ये बोलते हैं तुम गोश्त, अंडा, मछली, नॉनवेज से बीपी से कोई कनेक्शन ही नहीं। उनको सिर्फ इतना कनेक्शन है नमकीन आइटम से, उसमें एक साइंस है। तो वो बोलो भाई नमकीन, तो वो फर्स्ट एड में आ गया यूनानी नजरिया। एलोपैथी डॉक्टर भी यूनानी की नजरिया ही बोल रहे हैं, रुतूबत कम होने के लिए सबसे बेस्ट है नमकीन आइटम कम किया करो, बीपी अपना आप नॉर्मल में। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट। सेकंड लेवल में डायबिटिक्स वगैरह, फर्स्ट लेवल में नमकीन आइटम कम करो। अब तुम सोच के देखो, एक सवाल है सर, हाइपरटेंशन में बहुत सारे लोग सर हाइपरटेंशन में दवा क्या है, तो पूछने वाले के नजरिए अगर परफेक्ट नहीं, उनको नहीं मालूम, वो इतना मॉडर्न के हिसाब से पढ़ते, प्रेशर बढ़ गया तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। मैं हमेशा कहते कि आज के दौर में हर चीज साइंस के नाम से स्टिकर चिपका है। मैंने हमेशा ये बात करते रहते कि आप लोग के दिमाग में बार बार आने की, बीमारी का या बीमारी को नाम मत रखा करो। कोई भी बीमारी पेशेंट को बोले तुम नाम मत रखो, तुम तुम्हारी तकलीफ बोलो तो मैं उनको मैनेज करूं। हाइपरटेंशन की दवा है कि एक डॉक्टर अगर पूछ रहे बीओमस डॉक्टर तो एक बार पढ़ के आओ, बोले कि उसकी डेफिनेशन जाके कुलियात नफीसी में या समझो कुलियात नफीसी छोड़ो, मॉडर्न में सर वो प्रेशर जो बढ़ते क्यों बोले जाके फिजिक्स पढ़ो, बोले सर वो प्रेशर व्हेन द ब्लड फ्लो थ्रू द एक्सर्ट द प्रेशर। फिर जाके बोले तो फिजिक्स पढ़ के आओ, प्रेशर कैसे बढ़ता है, बॉयल स्लो पढ़ के आओ। बोले जब बॉयल स्लो पढ़ के आएंगे, उमूर तबिया जिसको कहते हैं, तबीयत ये तबिया होना चाहिए, फिजिक्स के आधार पर हमारा सिस्टम चलता है इंसान की बदन का, फिर केमिस्ट्री आता है। तो उसको बोलो भाई तो एक बार सर वो समझ में आया सर, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, वॉल्यूम क्यों बढ़ता है सर, वो मालूम पड़े ब्लड का वो, तो फिर ट्रीटमेंट वो सर समझ में आ गया। बोले इसीलिए आप बार बार कभी भी ग्रुप में सवाल पूछते तो सवाल का जवाब सर ब्लड प्रेशर का कट करके कुछ भी लिख के दे, सर ब्लड प्रेशर का यूनानी दवा क्या है तो सबको मालूम, मुसक्किनात देते, ये तो ट्रीटमेंट भी नहीं। अगर मैं बोला तुमको सुकून लो या समझो उसका इशारा, ये दवा दो, ये दवा दे, बोलेगा तो दवा किस वजह से दे रहे हैं मरीज को मालूम होना चाहिए ना, ये डॉक्टर को भी। तो ये अमराज है, रुतूबी है, माहियत है। तो इससे एक अंदाजा होता है, इस बात से आपको एक अंदाजा लगना चाहिए कि 4 किस्म के लोग हैं दुनिया में, दुनिया के हिसाब से, टिप के हिसाब से नहीं, कायनात के हिसाब से। खुदा ने 4 किस्म के लोग को बनाया, यानी कायनात में सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, 4 मेटेरियलिस्टिक चीजें, एलिमेंट्स, वैसे 4 किस्म के लोग हैं दुनिया में। वो दुनिया की बका के लिए अल्लाह ने बनाया, उसके पीछे एक हिकमत है, तभी दुनिया चलेगी। सब हार, सब बारिश ये नहीं। तो आप ये और ऐड कर सकते हैं, ये रुतूबती बीमारी अगर माहियत लिखे, ये रुतूबती अमराज है, नीचे आप लिखेंगे ये अमराज की इंसिडेंस, ये अमराज की इंसिडेंस ज्यादातर 40 और 60 के बीच में बीपी बढ़ता है और सबको बीपी नहीं होता है। तो ये सवाल अगर साइंटिफिकली कोई बच्चे या कोई इनोसेंट बच्चे डॉक्टर से पूछे सर बीपी सबको क्यों नहीं होते, उनके पास जवाब नहीं। बीपी 30-40 के बाद में क्यों होते, उनके पास जो है उम्र बढ़ने, क्या बोलते हैं, उम्र बढ़ने के हिसाब से बीपी बढ़ता है, ये सेनाइल डिजनरेटिव बोलते हैं ना, हड्डी घस गया। ये सब एकदम उलट पलट जवाब है, ये सब क्लियर जवाब नहीं। अपने आप को साइंटिफिक बोलते हैं दुनिया, और एकदम जब जवाब देता है सामने वाले के सवाल के हिसाब से जवाब नहीं देता, इधर उधर की जवाब देता है। तो हमने बहुत ये बताए प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, उसकी माहियत भी हम समझ में आए। नीचे लिखे ये 40 to 60 के बीच इसलिए होते कि ये उम्र कहूलत का उम्र, सिन्न कहूलत, इसमें रुतूबत का गलबा ऑटोमेटिकली होता है। ऑटोमेटिकली नहीं, उसका भी वजह, ऑटोमेटिकली नहीं बोलना चाहिए, एक वो भी बता दिया हमने साइंटिफिकली। दूसरा, सबको बीपी इसलिए नहीं होते हैं, सफरावी को और सौदावी को बीपी जल्दी नहीं बढ़ता, बीपी होता ही नहीं, क्योंकि वो दोनों मिजाज में कॉमन फैक्टर है, खुश्कीपना।
मिजाज में, ये भूसत्पन। और दम्भी और बलगमी के अंदर दोनों में रुतूबत है। ये लोग के अंदर ज्यादातर बीपी बहुत कम उम्र में बढ़ जाते हैं। ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, दुनिया के सामने बोल सकते इसके पीछे एक साइंस है। ये होलिस्टिक नहीं है, ये नहीं कि हमने हमारा अकीदा, इसके पीछे एक परफेक्ट साइंस है, फिजिक्स है। इसीलिए सबको बीपी नहीं होता। मॉडर्न के बड़े से बड़े कार्डियोलॉजिस्ट से भी पूछ के देखो, सबको बीपी नहीं यार, वो तो टेंशन है, लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज से किसी को बीपी नहीं बढ़ते, वो सब एक बना के रह के एक साइंस। कुछ जगह पे हो सकता है, जैसे आपने रात भर जागे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं, उसकी वजह से बीपी बढ़ सकते, छोटी मोटी कनेक्टेड है। लेकिन हर चीज आप लाइफस्टाइल में लेके जाएंगे तो ये भी आपको बचने के लिए, मरीज से बचने के लिए, आपके पास जवाब न होने के साथ खुलता है। अब लाइफस्टाइल डिजीज में अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, उसमें वाकिफ होना चाहिए, आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, कोको कोला पी रहे, अगर उसमें भी वाटर रिटेंशन की वजह होने वाली अगर कोई चीज नहीं, तो वो जंक फूड से भी आपका बीपी नहीं बढ़ेगी। आपकी बीपी बढ़ने के लिए आपकी जो लाइफस्टाइल में आपकी रुतूबत बढ़ने की कोई वजह है, जैसे कि पड़े रहे, हलचल नहीं, बॉडी ओबेसिटी हो रहे, ओबेसिटी की वजह से भी कभी बीपी हो सकता है। अब ये जरूरी एक ये दो ग्रुप है, बलगमी एंड दम्भी में, दोनों के अंदर ही ज्यादातर बीपी देखने को मिलता है। और बहुत ही कम बीपी मिलता है किसमें, सौदावी और सफरावी। अब नेक्स्ट बात गौर से सुनो, दम्भी और बलगमी को हमेशा पैदाइशी हमेशा बीपी हाई रहता है। तुम कितने भी दवा दो बीपी के ऊपर असर नहीं करेगी। थोड़ा बहुत 10-20 आप दवा खा रहे हैं उसके हिसाब से सिस्टोलिक एक 10-15 बढ़ेंगे, लेकिन 100% की बीपी जिंदगी में कभी 120/80 में नहीं आएंगे, क्योंकि पैदाइशी है। और इनका बीपी कितने भी बढ़ने दो, कभी 250 तक मेरे पास पेशेंट है, सिस्टोलिक यू वोंट बिलीव, डायस्टोलिक 110-120, पेशेंट को सर दर्द बोल के पेशेंट को पाल्पिटेशन, कोई चीज नहीं, बिकॉज दे आर बलगमी एंड दम्मी। उनके अंदर उनकी प्रॉब्लम सिम्टम्स इसीलिए नहीं होते कि उनके अंदर रुतूबत की वजह से ब्लड वेसल को फैलने की सलाहियत ज्यादा है, इलास्टिसिटी ज्यादा है। जबकि सफरा को और सौदा को जरा भी डायस्टोलिक बीपी 10-100 के ऊपर गया तो आके बताएंगे सर पे थोड़ा भारीपना लग रहा है, सर दुख रहा है, सर दुख रहा है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर जिसको बीपी बिल्कुल नहीं रहता है, उसको अगर बीपी बढ़ गया तो उसकी किडनी जा सकता है, उसके सेरिब्रल हिमरेज हो सकते हैं, उसके कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं। कितने भी आप सर्वे करके देखो, जो भी फालिज का केसेस आते हैं, पैरालिसिस का या कोई भी, ज्यादातर केसेस की प्रीवियस हिस्ट्री रहता ही नहीं, यानी कि वो कोई हाइपरटेंसिव था ही नहीं, न शुगर था, एकदम एक्सरसाइज करता था, एकदम सिस्टमैटिक चलने वाले, अचानक पैरालिसिस हो, देयर इज नो एनी प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री, कोई केस नहीं। और जो हिस्ट्री वाले हैं वो दुनिया में चल रहा है हाइपरटेंशन लेके, तो उनके लिए हमने जवाब क्या देते, वो दवा पे, वो दवा खा रहे इसलिए उसको कुछ नहीं। ये जो लोग इज वेरी रिस्की है। सफरा को और सौदा को तुम्हारी नस फटने की चांसेस ज्यादा, जरा भी बीपी अगर बढ़ गई, यू हैव टू मैनेज प्रॉपरली, वो पैरालिसिस या स्ट्रोक होने का चांसेस ज्यादा है, सिर्फ सफरा और सौदा। और बलगम को सिम्टम बिल्कुल नहीं रहते, इसकी वजह है बलगम और दम्मी के अंदर, उसके अंदर इलास्टिसिटी कम। और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो बीपी बढ़ता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, वो हम होलिए नहीं बढ़ रहे, स्पेस कम हो रहा। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी बीपी बढ़ता है, जैसे ज्यादा आपने फैटी फूड, मैंने बताया ना, जंक फूड जैसे फैटी फूड खाने से भी सबको एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होते। ये एथेरोस्क्लेरोसिस भी ज्यादातर सफरा और सौदा को होता है, क्योंकि खुश्की की वजह से मुंजमद हो। जो बलगमी दम्मी जितने भी खाते होते भी उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस इश्यूज बहुत कम मिलते हैं, ये प्रॉब्लम भी बहुत कम। तो ये दिमाग में रखा करो। पेशेंट को जो डराते हैं तुम लोग या हम लोग, हर चीज में पेशेंट को मत डराया करो, डराने वाले को डराओ। भाई तुम सफरावी है, बीपी आई, अचानक ऊपर आना, अचानक नीचे आना, इट्स वेरी डेंजर।
बाकी जो हमेशा बीपी में रहते हैं उनको इतना डेंजर नहीं है। तो याद रखो, रुतूबत को मैनेज करना सीखने से आपकी बीपी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक हो गया डेफिनेशन, अकसाम भी हो गए, बेहतरीन अकसाम 4 किस्म में से 2 अकसाम ही है इसके अंदर। ये खुश्की को उल्लू को कम होते हैं रिश्वी दर्द, और ज्यादातर मैंने देखी सौदावी और सफरावी में ज्यादातर लो डायस्टोलिक बीपी मिलता है हमेशा। सफरा हमेशा बीपी लो रहता, चक्कर आके गिरते सफरावी औरतें, कभी मिलता भी नहीं, 40 के नीचे आके ऐसा कोलैप्स होके गिर रही है। हम लोग उधर भी सोचते सफरा को तो बीपी बढ़ना चाहिए, सफरा का हर जगह पे बढ़ाने, सफरा रिक्कत खून काम करता है, रिक्कत खून को पतला कर डालते हैं, उससे भी बीपी कम हो जाते हैं। तो हमेशा सौदा के अंदर और सफरा के अंदर लो बीपी की अलामत है। और डायस्टोलिक के ऊपर ध्यान दिया करो, सिस्टोलिक के ऊपर ज्यादा ध्यान मत। डायस्टोलिक के डायरेक्ट हार्ट के हालात को आपको इंफॉर्मेशन दे। डायस्टोलिक अगर समझो 90, 95, 100 तक यू कैन मैनेज, 100, 110। डायस्टोलिक अगर, और पॉइंट याद रखा करो, हाईली फ्लक्चुएटिंग बीपी एंड हाईली फ्लक्चुएटिंग शुगर इज सो बैड इन द सेंस वो आपके लिए हमारे लिए नुकसान। अचानक बॉडी कभी भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकती, को तो तबीयत मनात या मुदब्बरे बदन जो एक साथ बढ़ गए एक साथ खड़े, वो सभी अल्लाह ने इंतजाम रखा है, कभी कभी तकलीफ आ जाती है। तो बीपी किसको इलाज करना है, इसको नेगलेक्ट करना, नेगलेक्ट करके उसको छोड़ो मत। मैं जब मरीज को सर बीपी की गोली बंद करना है क्या, तो अगर वो डरता है बीपी की गोली बंद करना है, उसको बीपी की गोली बंद मत करो, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट से जी रहे, दवा से नहीं। अगर आपने सर बंद कर सकते क्या, ऐसा डर से नहीं, बंद नहीं, बिल्कुल नहीं कर। मेरे से आके सर मैं बंद करूँ क्या, सर मैं फिर क्यों दवा करूँ, जबरदस्ती दवा कर, मैं फेंकू क्या दवा, मतलब फेंक कर। वह पेशेंट की मेंटल, वो उसकी पर्सनालिटी, उसकी एटीट्यूड, उसकी सोच क्या है, वो देखना जरूरी, वरना तुम्हारे पर इल्जाम लगाएंगे। अगर समझो गोली बंद किया, अचानक दूसरी कोई वजह से स्ट्रोक आ गया, कुछ अलग अलग डिजीज आ गया, बोला वो यूनानी डॉक्टर ने बोले सब नहीं खाने का, हमने छोड़ दिए थे। घर वाले भी परेशान रहते दवा को, तो पेशेंट कन्विंस है तभी उसको ग्रेजुअली या आपको आपकी दवा स्टार्ट करना है या मॉडर्न बंद करना, ये सब आपकी हिकमत की। मैं बहुत सारे लोगों को, सर मैं बीपी का दवा तो नहीं छोड़ सकता, बीपी का दवा बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है, दुनिया में कोई भी बोल लो छोड़ना, वो बोल के मैंने उनको रख देते। अब ट्रीटमेंट पार्ट में जब आता है, जितने भी मार्केट में दवा अवेलेबल है, अंदर दो, रक्स हो, बेलीवी हो, थर्मस हो, लीवर तिबिया को, सब जगह पे हाइपरटेंशन का दवा है। क्या है वो, या तो इक्सिर शिफा, तिरियाके फिशर, असरोफिन, ओके असरोफिन जो कि मजमल खान की रिसर्च के तरह से बने, असरोफिन, सुकून, कुर्समुसक्किन, बहुत सारी जगह ये दवा इस्तेमाल करते हैं। मैं ज्यादातर सुकून को या कुर्समुसक्किन को साइकोलॉजिकली पेशेंट को इस्तेमाल करते, नाम में ही सुकून है। अगर हमारी नजरिया परफेक्ट है, रुतूबती है, तो असरोल का क्या रोल है, हुआ असरोल मुसक्किन या मुनव्विम का, मुखद्दिर का, जो भी हो, टेंशन से थोड़ी बीपी बढ़ रहा है, टेंशन से जिसका बीपी बढ़ रहा है उसका असर करेंगे सुकून। एंग्जाइटी से, बेचैनी से अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तब वो चीज को कंट्रोल कर सकते हैं सुकून। इसलिए सुकून भी हर आदमी को काम नहीं करता, उसकी जगह अर्के बादियान, अर्के जीरा, पेशाब वाला काम करते। कभी सनाई से बीपी कम होते, तफूक किसनीसी से बीपी कम होता है। फिर अभी हम हकीम बन चुकी, अभी नहीं हम आड़ा टेढ़ा सिम्टम। तो सुकून आप दे रहे, सुकून से 50-60 लोग की बीपी कम होते हैं, 60-70%। क्यों? 70% लोग को बीपी रहता है, नहीं एंग्जाइटी स्ट्रेस रहता है, और बीपी की वजह से होने वाली सरदर्द जो भी हो, वैसोडायलेटेशन, वो उससे आराम मिलता है। अब रावल्फिया सरपेंडेना, असरोल जिसको छोटी छंद कहते हैं, वो डालते, थोड़ा सा उसमें काली मिर्ची डाल देते और उसमें थोड़ा वगैरह डाल के गोली बन गया। हर आदमी यही बना था। इसमें भी बेहिसाब दवा, किसमें आयुर्वेदिक में भी सेम कंटेंट है,
होम्योपैथी वाले भी इसी के एक्सट्रैक्ट और कंडेंस में इस्तेमाल। हमको यहाँ देखना है कि एक चीज बीपी, उसका मिजाज क्या है, बीपी उसको तकलीफ दे रहा है क्या, और क्या रेजिम, क्या इसको ट्रीटमेंट उसको स्टार्ट करो। तो यहाँ भी आप हमेशा याद रखो, डायूरेसिस से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया करो। सबसे पहले नमकियात को कम करो, पापड़ अचार वगैरह बंद किया करो, और ये सीने कहूलत में वो चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग का बीपी देखना 60 के बाद में बीपी बढ़ता है, नहीं दवा खाओ या ना खाओ, सीने शेखोखत में चले खुशकी पर वहां तुमको पेशेंट की ब्लड वेसल सब सख्त हो गया, सलाबत आ गई, इस वजह से बीपी बढ़। वहां तुम मगजियात दो, लुजूजत दो, तो उसका बीपी कम हो सकता है। अगर उसको डायबिटिक देंगे तुम, ये एज वाले लोग को 60 के बाद में, उसको चक्कर आएंगे, उसको क्रैम्प्स आएंगे, उसकी हाथ पैर में झगड़न हो जाएंगी, मसल के अंदर स्पैज़म होंगे अगर डायबिटिक्स अगर देंगे, क्योंकि वाटर रिटेंशन ऑलरेडी इसके अंदर वाटर है नहीं, तहलील हो चुकी है, खुश्क हो चुकी है। मजीद तुम अगर उस मरीज को डायबिटिक देंगे, प्रॉब्लम आएंगे, उसको सोडियम पोटेशियम प्रॉब्लम होंगी, सोडियम पोटेशियम पंपिंग, उसके चक्कर आना, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जबकि 40 to 60 में हर औरत और आदमी मोटे होते हैं, खाम बिगर खाए पिए, ओबीस, रुतूबी, दलदल, एडिमेटस बॉडी रहती है। उसमें तुम डायबिटिस इस्तेमाल करो, लैक्सेटिव भी इस्तेमाल करो, परगेटिव भी इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस एज ग्रुप में आपको मैनेज करने के लिए, रुतूबत का निकालने के लिए उसको एक्सरसाइज बता सकते हैं, स्वेटिंग, उसकी योगा, नमाज, ये सब चीज के ऊपर ध्यान रखिए। और 10 to 20% उसको ये लगना चाहिए कि मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ तो मेरी बीपी नहीं बढ़ेगी, ये भी एक इलाज है के लिए। मैं अक्सर कहते कि जो हम नमाज पढ़ता है, मुसलमान नहीं सब लोग पढ़ता है, जाहिर से नमाज पढ़ने से किसी से पूछ के देखो आपको क्या मिला, किसी को कुछ मिलता नहीं, मरने के बाद में मिलेगी, तब हम इबादत कर। सब तमाम इबादत का हमारा अकीदा ये है, ज्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, 99% लोग का भी इबादत इसलिए करते आखिरत के लिए कुछ लेके जाओ। इबादत अगर सही ढंग से करेंगे, वो इबादत का फायदा इस दुनिया में भी मिलेगा। अगर नहीं मिल रहे, वो इबादत सही नहीं। तुम नमाज पढ़ के आके बहुत टेंशन में हूँ बोल रहे किसी को, नमाज पढ़ के मस्तर अस्सलाम कैसे नहीं यार आपको बहुत टेंशन, अरे भाई नमाज पढ़ के उतर के आ रहे, अल्लाह से बातें करके आ रहे, फिर अल्लाह के ऊपर तुमको भरोसा भी नहीं, फिर काहे को नमाज पढ़े तुम? इससे तो जाके थोड़ा एक पैक मार के आए होते शराब खाने में, कम से कम वक्ती तौर पे तो खुश रहा होता है ना, थोड़ा सा शराब पी ले रहे थे तो थोड़ा आराम मिला होते कम से कम। तो अरे भाई बहुत मस्त है आजकल, मैं काय का टेंशन, कम से कम फायदा तो मिले। अब नमाज भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, बोला वो सब बाद में कैसे मिलेंगे भाई? तुम बोलते हिंदू लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, अगले सबसे ज्यादा पुनर्जन्म में हम ही तो विश्वास करते हैं। भाई कुछ भी करो उसका असर तुमको बाद में मिलेगी। अरे भाई मैं तुमको मार रहा हूँ, आप बोल रहे हैं आपकी दर्द ध्यान होंगे, आखिरत में आपको दर्द होंगे। अल्लाह ताला ने कोई इंतजाम रख के आपको इस दुनिया में भी जन्नत है, जन्नत बनाओ, जहन्नम बना के रखे हमने, तो क्या है? ट्रीटमेंट भी वैसे है। ट्रीटमेंट अगर फायदा मिल रहा है तो होना चाहिए, आगे जाके मुझे फायदा मिलेगी इसलिए मैं गोली खा रहा हूँ। ये ज्यादातर आजकल की ट्रीटमेंट का मेथड ये भी हो गया, जैसे हम नमाज पढ़ते आखिरत में मिलेंगे। अरे भाई नमाज यही तुमको असर मिलना चाहिए, सलाम फेरने को दिल नहीं करना चाहिए, ये सलाम ऐसा फेर तक नमाज हो गया, ऐसा लगता कुछ काम करके छोड़ दी, नमाज हो गया भाई, मेरा हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ। अरे यार मतलब कोई इबादत की असर एक रत्ती भर भी हमको हमारी इबादत को इस दुनिया में नहीं मिलेंगी, तो इबादत ही नहीं। जैसे नमाज पढ़ के आ रहे हैं, कोई बेनमाजी को देख के तो हम लोग कितने घिन से देखते उसके चेहरे में, हमारी एटीट्यूड बदल गया, हमारा आना बढ़ गया नमाज से, मैं अच्छे इंसान हूँ, ये सब शराबी लफंगे लोग हैं, क्या हाल है इन लोग का, ऐसी नजर से देखते हम लोग बेनमाजी को। नमाज से क्या फायदा है? ये सोच बदलने के लिए हम नमाज को गए। भाई बेचारा अल्लाह उनको भी मेरे इससे बनाए, आज ये तो कल उससे जरा गले मिलो, भले वो शराब पिए न पिए, तो दूर रहते उससे, नहीं भरे शराबी। अरे यार तुम नमाज पढ़ के आए, तुम्हारे अंदर वो
क्वालिटी नहीं आए, फिर जैसे दवा तुम खाता है जिंदगी भर खाते रहते हैं, डॉक्टर से पूछ के देखो कुछ फायदा इधर की जरूरत नहीं, तुम खाते रहो, नमाज पढ़ते रहो, बस बाद में फायदा नहीं। नमाज का क्या है, हर 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 इबादत फौरन फौरन उसके असर होना चाहिए, वरना याद रखो वो इबादत सही नहीं है। ये मेरे डेफिनेशन है। अभी तुम लोग इसमें मौलाना लोग भी है, बहुत सारे आमिल आलिम लोग भी है। मेरा डेफिनेशन ये है कि जैसे एज एन हकीम अगर दवा काम कर रहे हैं तो ये दवा खाओ, 15 साल के बाद आपको फायदा मिलेंगी, या 15 साल में आपको होने वाले नुकसान से आपको बचा सकते हैं। सॉरी, उसका एक लिमिट है। तो आज ना तो दवा आप इस्तेमाल कर रहे, फौरन रिजल्ट चाहिए। सिम्टम्स, बीमारी की सिम्टम्स अगर नहीं है तो सिम्टमलेस बीमारी बहुत सारी, वो हम कोई हिसाब से हम दवा थोड़ी छोड़ सकते, उसका भी हम देखना पड़ेगा। तो ज्यादातर आपको डेफिनेशन से आपको मालूम होना चाहिए हाइपरटेंशन को सीरियस लेना, कहाँ लेना है, किस मिजाज में लेना है, क्या दवा देना है, कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकते इसके अंदर। आजकल आप देखते हैं वेरिकोस बहुत कॉमन हो चुकी, लाइफस्टाइल डिजीज के अंदर डाल सकते इसको भी, कंटिन्यूस खड़े रहने से। पहले वेरिकोस इतना नहीं होता था। अब एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पुराने जमाने में प्रेगनेंसी के टाइम पे 8 मंथ 9 मंथ में औरतों की पूरी टाई के ऊपर नीचे काफ में सब एकदम छोटे छोटे ग्रीन छोटे और बड़े सब नस चढ़े। उसके बाद में डिलीवरी के बाद में सब नस चले जाते। आज डिलीवरी बोलते से फर्स्ट डिलीवरी में आया, उसके बाद में गया ही नहीं। ये भी एक रुतूबी अमराज है। रुतूबत के साथ साथ कंटिन्यूस खड़ा रहने से, खड़े रहते हैं ना औरत फुल टाइम, जो फ्लैट वगैरह में रहते, जमीन पे तो बैठने की आदत, जो जमीन पे ज्यादा बैठते औरत देहाती उनमें बहुत कम पाए जाते। सेल्समैन, वॉचमैन, कंडक्टर, अम्बटर, पुलिस, मिलिट्री जो खड़े रहते हैं, उनके दबाव पड़ता है। तो बहुत सारे लोग को हमको देखने में उनकी ब्लड प्रेशर कम करने के लिए एक कुदरती तौर पे एक साइड इफेक्ट बोलो या एक गुड इफेक्ट बोलो, ये भी है वेरिकोस, ताकि थोड़ा वॉल्यूम जगह मिले, ताकि हार्ट को नुकसान ना हो। ये भी है वेरिकोस की वजह, वरना वेरिकोस इतना बढ़ने की जरूरत क्यों हो रही है? ये कुदरत कर रहे हैं ना। जैसे भी कुछ लोग अटैक होने के बाद में मेडिकल साइंस आजकल ये कहते हैं कि यंग एज में अटैक आ गए तो चले जाते। अगर अटैक या अंजाइना 3-4 ब्लॉकेज अगर 70 के बाद में, तो अच्छे डॉक्टर क्या कहते हैं कि देयर विल बी ए चांसेस ऑफ कोलैटरल सर्कुलेशन, नया नस खुल के बनने की सलाहियत उस उम्र में बढ़ता है। इसलिए लेट एज में किसी को अटैक की वजह से डेथ कम होता है, जाता है अस्पताल, लेकिन डेथ बहुत कम होते हैं लेटर एज में। यंग एज में कार्डियक अरेस्ट एंड अटैक होते हैं। अब ये मैं समझता ये वेरिकोस भी हाइपरटेंशन को बचाने के लिए, हमारी स्पेस क्रिएट करने के लिए कुदरत खुद कर रहा होगा। उसके नुकसान तो है, क्योंकि उसके अंदर कुछ लोग हाथ पैर दुखता है, सब चीज। तो जैसे जैसे कुदरत ने हमको कुछ इंतजाम देते जाते हैं, तो याद रखने का कोई चीज जब करता है उसकी फंडामेंटल, उसकी बेस 2-3 बार पढ़ाया करो। इलाज सब बाद में आ जाएंगे, सिर्फ हाउ टू मैनेज हाइपरटेंशन, मैनेज बाद में करो, पहले व्हाट इज हाइपरटेंशन सीखो, तो मैनेजमेंट अपने आप आएंगे। अगर मैं आपको बोले रुतूबत की बीमारी है, तो खुद ब खुद आपकी ज़हन में आएंगे रुतूबत को कम करना, उसका मैनेजमेंट है। अब 1, 2 to 3, 5% एंग्जाइटी, नींद की कमी, ये सब वजह से, या कोई हार्मोनल हो सकते, वो सब सेकेंडरी में आ जाता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में जो बोलते हैं ना, प्राइमरी उसमें वजह रहती है, किडनी की वजह से हो सकता है, या दूसरा कोई आजार की वजह से, उसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसमें खास वजह आपको मालूम पड़ रहा है इसके बीपी इसलिए बढ़ रहा है, उस जगह पे आप ये किया करो। पुराने जमाने में इजामा करते थे, इजामा भी मुमतली, मतलब बीपी को कंट्रोल करने के लिए एक बेहतरीन चीज है इजामा। वो डेली तो इजामा नहीं कर सकते गोली के जैसे, तो एक सीजन में 90 डेज में एक इजामा किया करो, तो एक 90 डेज तक वॉल्यूम, जो प्रेशर जो वो थोड़ा मेंटेन होता है।
तो अगर किसी ने पूछे सर ब्लड पूरा वॉल्यूम एक छोटा सा कप्स के जरिए खून निकालने से आपको मतलब हाउ टू मैनेज द बीपी, तो उसके लिए भी हमारे पास अच्छी जवाब है, हिकमत की जवाब। जैसे बारिश के मौसम, जैसे बहुत सारे बारिश हो गए या बारिश होने वाले, ये बारिश होने वाला है, ये जो मेट्रोलॉजी है, लीगल मेट्रोलॉजी, तो क्लाइमेट मौसम की जानकारी देने वाले उन लोग क्या सैटेलाइट के जरिए आसमान पे, आजकल हर मोबाइल में भी आपको देख सकते हैं, पूरी है नहीं क्या मतलब बंगाल की खाड़ी में या लक्षद्वीप की साइड में, केरल की वहाँ हवा तेजी से चल रहे हैं और वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो रहे हैं, तो वहाँ वैक्यूम सेंट्रीपिटल मूवमेंट, वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से जितने भी बादल उस तरफ इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ जबरदस्त बारिश होने वाले। जबकि एक नेगेटिव प्रेशर एक छोटा सा एरिया में, जैसे अक्सर यहाँ तब होता है अमेरिका वगैरह में साइक्लोन आते, साइक्लोन उसको कतरीना अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो एक साइक्लोन टाइप की हम लोग जो हिजामा करता है, हिजामा के पीछे एक अलग एक हिकमत है साइंटिफिक, हम उसको बाद में ये कर सकते हैं। आप जब एक जगह पे एक पर्टिकुलर एरिया में एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके वहां की खून को थोड़ा निकालेंगे, तो वो तबीयत के दुदबरे बदन कहेंगे, कहीं न जगह पे एक वैक्यूम ब्लड लॉस हो रहा है, कहीं वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो क्या करेंगे बॉडी हमारे खून की और बदन की पूरी मौसम को बदल डालता है। ये एक नजरिया भी है, किसमें मालूम, ये एक हिकमत है किसके अंदर, हिजामा में। बहुत सारे लोग बहुत साइंटिफिक एडवांस बातें करते, तो मैं उनको वो साइंस छोड़ो, मैं साइंस वाला आदमी नहीं बोलते उनको, मुझे साइंस नहीं आता है, मैं थोड़ा हिकमत की बातें करता हूँ। बारिश कैसे गिरता है या कई जगह पे तूफान के पीछे एक छोटा सा एरिया में एक नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट किया, तो हमने भी हमारी पूरी जिस्म एक कायनात या एक कायनात के जैसे देख के एक पर्टिकुलर एरिया में हमने एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया, वहां से थोड़ा खून निकाले, तो पता चला पूरी खून एकदम बेचैन हो गया, समथिंग इज रॉन्ग, तो इधर उधर भागना शुरू हो जाते, डब्ल्यूबीसी को इधर भेजे, जैसे नहीं क्या जंग से शुरू होने से पहले एक छोटा सा मिसाइल छोड़ दिया हमास ने, तो हमास ने मिसाइल छोड़ते इजराइल ने पूरा तैयारी कर दिया ऊपर से नीचे से दाएं से, तो हमारे इधर भी कई हमास जैसे कोई अटैक आते हैं हमारे ये क्या नाम उसका कप के जरिए, तो पूरी बॉडी अलर्ट हो जाती है, उससे हमारा पोते मनाहत बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ता है, बॉडी के हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाते हैं, बहुत सारे फायदे हैं, उसमें प्रेशर का भी एक फायदा है। तो ये हो गया। और दूसरा हाइपोटेंशन में अक्सर मैंने तकलीफें देखी, हाइपरटेंशन से ज्यादा, हाइपरटेंशन में हमेशा कहते हैं कि अपनी इबादत के जैसे बाद में मिलेंगे, बाद में ये आएंगे, वो हाइपोटेंशन ऐसा नहीं, वही के वही रिजल्ट आता है। हाइपोटेंशन आके कट करके गिरता है पेशेंट, कोलैप्स होके गिरता है, बीपी पोटे में बीपी अपैरेटस लेके भागे किधर अस्पताल, वहां पहुंचे बीपी नॉर्मल आ जाए, और बीपी भी नहीं नॉर्मल है, फिर साइकी के बोलेंगे साइकेट्रिक, 10 मिनट भी नहीं उसके बीपी ऊपर आ जाते हैं। तो सफरा में हमेशा, सौदा में हमेशा हाइपोटेंशन की वजह से बीपी लो वॉल्यूम होने के से गिरता है, वो वॉल्यूम कम नहीं हो रहा, वहाँ रिक्कत है खून की, वो अक्सर जैसे नीचे झुक के ऐसा उठेंगे तो उनको चक्कर आए, ये सब परफ्यूजन थोड़ा कम होते हैं, हार्ट की बीट भी बढ़ते हैं, इसके अंदर स्वेटिंग भी होते हैं, और वो टाइप के अंदर अक्सर आप देखते हैं हाइपोटेंशन में पसीना बहुत निकलता है, पसीना बहुत निकलता है, क्योंकि वो उसकी पसीना निकलने की वजह ये हो कि इसके अंदर ये जो मैं बता नहीं मैकेनिज्म अपनी बॉडी को हैंडल करने के लिए बीपी लो करके देखिए, पसीना छुटा के देखिए, ये सब चीजें एक डिफेंसिव मैकेनिज्म के एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट क्या आईसी के डॉक्टर को भी समझ में नहीं आते क्या हो रहा है बेसिकली। अगर आपको समझ में हाइपोटेंशन, तो हाइपोटेंशन मैनेज करना सीखो। 25% ये बीमारी भी आते हैं, 25 क्या 40, खासतौर से औरतों सिर्फ बहुत आपकी दवा खाए, तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग अब अजराकी लिख के देते हैं, और कुछ लोग लिखते हैं अजराकी से बीपी बढ़ता है, क्या पूछते हैं अजराकी की थोड़ी बढ़ता है, अगर बलगम की वजह से बीपी बढ़ता है तो अजराकी की वजह से बीपी बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब अजराकी का मिजाज क्या गर्म है, या गर्म सर्दी की बात नहीं, या खुश्की और तरी की बीमारी है। ये हम लोग अक्सर मैं कहते कभी बीमारी के ताल्लुक से जो पढ़ता है, आप पहले सोचा करो मफूल क्या बोल रहे, ये बुसत एन रुतूबत इंसान को तकलीफ देते, हरारत एन बरूद का तकलीफ नहीं देते, क्योंकि वो कैफियत में इस्तिहाला में काम कर रहे, आपके ऊपर काम करता है ये बुसत एन रुतूबत, इसका मैनेज करना आपने सीख लिया।
बाजी जीत गया तभी बन गया दुनिया का सबसे माहिर तभी। ये खुश्की और रुतूबत को मैनेज करना अगर सीखा, सब कुछ सीख लिया आपने। तो यहाँ आप हाइपोटेंशन में मैनेजमेंट के लिए बेसिकली वासोकंस्ट्रिक्शन के थोड़ा सा सलाबत क्रिएट करना दवा अच्छा है। उसमें मशरूब आमला बीपी को बढ़ाएंगे, मतलब लो बीपी को। खमीरा मरवारीद, अब्बे मरवारीद, खमीरा मरवारीद खास, या जिसके अंदर अर्जुन छाल हो, ये सब चीज से मतलब ये हो सकता है। सो बीपी मैंने अक्सर बीपी लो खमीरा मरवारीद मशरूब आमला देते, कभी एक अजरा की देता है, लेकिन सफरा को मैनेज भी किया, सिकंजबिन भी दिया या एंटी सफरा भी दिया तो बीपी अब ऊपर आ जाते। सो दिस इज लाइक ऑल अबाउट हाइपरटेंशन। कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन उसको नेग्लेक्ट भी मत किया करो, क्योंकि साइकोलॉजिकली पूरी दुनिया उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट रखता है। तुम अगर नदी की ऑपोजिट तैरने की कोशिश करेंगे, थक जाएंगे, डूब जाएंगे। तो कभी कभी नदी के साथ ही तैरा करो, लेकिन धीरे धीरे जहाँ आपको किनारा दिख रहा है सरक जाओ। पेशेंट के ऊपर इतना इत्मीनान आपके ऊपर पेशेंट को इतना इत्मीनान है, आपकी बात ईमान रखता है आपके ऊपर। आपके ऊपर अगर ईमान नहीं है तो मरीज को लेना भी नहीं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज गांव में अकेला है तो मैं थोड़ा काम है, मैं बोला बहुत बहुत शुक्रिया सर। आने से पहले एक अर्ज कर दें, एक नंबर नोट कर लें 9335277765। इस पर सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है, इस चैरिटी में अपना योगदान आज अभी शुरू कर दें। 100 रुपए से लगा के 500 रुपए तक, क्योंकि आज आपके जो क्लास चल रहा है उसका फीस हमको जमा करना है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं सपोर्ट करेंगे तो आई एम डिवोटेड। तो हमारी रिक्वेस्ट है, जो हमारे मेंबर इस वक्त जाने से पहले ये देखिए कि ये सर की जो डिवोशन है ना,